नमस्कार साथियों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश शर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। हमारी क्लास 12 की मैथ चल रही है, जिसका हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। इसकी पहले एक क्लास हो चुकी है। अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हो या आपके सगे संबंधी कोई रिश्तेदार वगैरह दोस्त वगैरह पढ़ते हो, तो आप उसे इस क्लास को जरूर सजेस्ट कर सकते हैं। वो उसके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएगी। तो हमारा चैप्टर नंबर 3 था। थर्ड में हम मैट्रिक्स आयु के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इसकी पहली क्लास में आयु क्या होती है, आयताकार क्रम विन्यास, है ना। जो भी अवयव हमें मिलेंगे किसी टेबल के फॉर्म में, उन टेबल फॉर्म में उन अवयवों को किस में लिखना है, आयताकार क्रम विन्यास में लिखना ही आयु कहलाता है। फिर इसमें हमने कोटि के बारे में जान लिया था। रो, स्तंभ और पंक्ति व स्तंभ दोनों के बारे में देख लिया था। पंक्ति कौन सी होती है, स्तंभ कौन से होते हैं। उसके साथ उसमें हमने पोजीशन, उसकी स्थिति, कोई से भी अवयव की स्थिति कैसे निकाली जाती है वो हम देख चुके थे। किस तरह से रो फाइंड किया जाता है, कुल रो की संख्या क्या होती है, कॉलम की संख्या क्या होती है, यह भी हम देख चुके थे। इसके बाद हम कोटि पे आए तो हमने इसमें कहा कि m इंटू एन इसकी कोटि होती है, जो कि हम देख चुके थे। किसी भी फॉर्म में हमने ये अगर कोई आयताकार क्रम विन्यास को इस रूप में लिखा तो m इंटू एन ये क्या थी, इसकी कोटि थी। यह भी हम पढ़ चुके थे। साथ के सामने हमने बताया कि जो m इंटू एन जो नंबर हमें मिलता है वह नंबर क्या होता है, कुल कुल अवयवों की संख्या होती है। यहाँ हमने इसको छोड़ दिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपना आयुओं के प्रकार। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर आपने पहली क्लास न पढ़ी हो पूरी क्लास तो उन्हें जरूर देखें, वो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएंगी। इसी के साथ हमने यहाँ क्लास 10 की साइंस और मैथमेटिक्स वगैरह भी है। अगर आपके छोटे भाई बहन पढ़ते हो तो आप उन्हें जरूर सजेस्ट करें। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज अपना है आयुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास टोटल 7 टाइप्स हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये है अपने पास स्तंभ, कॉलम मैट्रिक्स, पंक्ति रो मैट्रिक्स, वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स, विकर्ण डायगोनल मैट्रिक्स, अदिश अदिश स्केलर, है ना। 11 में हम स्केलर वेक्टर, वही अदिश है अपना यहाँ स्केलर मैट्रिक्स, तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स। एक एक करके इनके डेफिनेशंस देखते हैं और ये क्या होती है क्या नहीं ये भी हम जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्तंभ मैट्रिक्स से। जैसा नाम वैसा ही इसका काम। क्या लिखा हुआ है, स्तंभ मैट्रिक्स। तो ऐसी मैट्रिक्स यानी ऐसी आयु जिनके अंतर्गत कितने स्तंभ हो, केवल एक स्तंभ हो। तो एक लाइन में क्या लिख सकता हूं मैं कि केवल एक स्तंभ हो। हमें यहाँ क्या देखना है, हमें यहाँ देखना है स्तंभों की संख्या। और स्तंभों की संख्या कितनी होनी चाहिए, एक। जैसे एग्जांपल लिया मैंने ए में मैंने कोई अवयव दे दिए ए बी सी डी, ठीक है। अब ए बी सी डी दे दिया तो अब मुझे क्या करना है, इसकी कोटि लिखनी है। तो कोटि कैसे लिखूंगा मैं कि एक R1 R2 R3, ठीक है। तो कुल कितने रो निकल के आए, 4। और रो को मैं क्या लिखता हूं पहले, तो 4 गुणा, और कॉलम कितने, स्तंभ कितने, तो स्तंभ मेरे पास कितनी है, एक। तो यह वाली मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स ऐसी ऐसी आयु जिसके अंतर्गत केवल क्या हो, एक ही स्तंभ हो, वो सारी मैट्रिक्स क्या कहलाएंगी, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाएंगी। तो स्तंभ मैट्रिक्स की कोई जनरल डेफिनेशन लिखेंगे कि ए आई जे एम गुणा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एम गुणा 1, ठीक है। तो ये एम गुणा 1 हमें क्या दर्शा रहा है कि एम तो इसमें क्या है, पंक्तियों की संख्या, और वहीं एक अपना क्या है, एक स्तंभ है। तो केवल क्या हो, एक स्तंभ हो, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स। ठीक उसी प्रकार पंक्ति, पंक्ति के अंतर्गत क्या हो कि केवल क्या हो, केवल एक पंक्ति हो, केवल क्या हो, एक पंक्ति हो। बाकी स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं बी, ठीक है। केवल क्या हो, एक पंक्ति हो। तो इस बार लेता हूं मैं ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पंक्तियों की संख्या देखनी है क्योंकि कोटि लिखनी पड़ेगी ना। तो पंक्तियों की संख्या तो R1 एक ही पंक्ति निकल के आ रही है, तो पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक। इनटू, अब यहां देखता हूं मैं कॉलम, तो कॉलम में C1 C2 C3 C4 और C5। तो कॉलम कितने निकल के आ गए, 5।
तो इस तरह मेरी कोटि क्या निकल के आई 1 into 5। बस अब जनरल फॉर्म में इसको लिखूं तो मैं बी को क्या लिख सकता हूँ, एक अगर मुझे किसकी लिखनी हो डेफिनेशन के रूप में, जनरलाइजेशन करना हो किसका, पंक्ति आयु का, रो मैट्रिक्स का, तो क्या कर सकता हूं मैं कि ए आई जे क्या हो 1 into n हो, 1 into n हो, है ना। यानी स्तंभों की तो संख्या कितनी भी हो सकती है, पर मेरे पास कितनी पंक्तियां हो, एक पंक्ति हो। बिल्कुल वैसे जैसे नाम वैसा काम, स्तंभ में एक स्तंभ, पंक्ति में एक पंक्ति। ठीक है, दोनों समझ गए होंगे। अब आ जाता है अपने पास वर्ग, वर्ग स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर और यहाँ वर्ग, बस ये इनकी डेफिनेशन है, जैसा नाम वैसा काम। तो क्या, जैसे मैंने सी लिया, सी के लिए कोई अवयव की कोई मैट्रिक्स ले ली, जो है कि मेरे पास क्या है कि m इंटू एन है। अब m इंटू एन यानी m भी अलग है n भी अलग है, क्या m और n दोनों अलग होने पर एक वर्ग बनाएंगे कि नहीं, बिल्कुल नहीं बना सकते। तो ये एक वर्ग कब बना सकते हैं, जब क्या हो कि m बराबर हो किसके, m के, m बराबर हो किसके, m के, तब जाकर क्या निकलेगा, मेरी जो मैट्रिक्स बनेगी वो है एक स्क्वायर के रूप में मुझे दिखेगी। तो बस ऐसी मैट्रिक्स जिसमें m इंटू एन हो, यानी जिसकी कोटि m इंटू एन हो और m बराबर क्या हो n, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल a b c d। ठीक है, अब इसका m इंटू एन क्या हो गया, इसके अंतर्गत दो तो रो है r1 r2 और दो ही कॉलम है c1 c2, तो इसकी कोटि क्या निकल के आएगी अपने पास 2 into 2। तो 2 into 2 क्या है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक इसी प्रकार अगर एक एलिमेंट की लिखनी हो तो मुझे, जैसे डी, अब डी के अंतर्गत ये एक एलिमेंट मैंने क्या डाल दिया, ए, तो अब इसकी कोटि क्या है, ए के एलिमेंट है, तो इसकी रो भी एक है और कॉलम भी एक है, तो 1 into 1 का है। ठीक इसी प्रकार मैं 3 का भी ले सकता हूं, जैसे मैंने ले लिया सी, है ना, सी को मैंने ले लिया ये ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंतर्गत, इसमें आप देखोगे तो इसमें 3 तो रो है R1 R2 और R3। ठीक है, 3 तो रो है और 3 C1 C2 और C3, 3 ही कॉलम है। इसकी कोटि क्या निकल के आएगी 3 into 3। ठीक है, 3 into 3। देखो ये भी क्या है, एक स्क्वायर बन रहा है। तो जैसा नाम वैसे ही डेफिनेशन है, ये ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी आयु जो क्या हो, जिसमें कोटि की संख्या, जिसमें पंक्ति की संख्या किसके बराबर हो, उसके स्तंभ की संख्या के बराबर हो, ऐसी आयु को हम क्या कहेंगे, वर्ग या स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये तीनों बड़े इजी से हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बुक पर। अब अपने पास आता है विकर्ण। देखिए क्या आएगा, विकर्ण। अब हम जो पढ़ेंगे कहां से, ये तीनों डेफिनेशन है ना, कौन सी, विकर्ण, अदिश और तत्समक। इन सभी में जो मैट्रिक्स हमारे काम आएगी वो कौन सी मैट्रिक्स रहेगी, वर्ग मैट्रिक्स। तो हमें डेफिनेशन शुरुआत ही यही करनी है कि एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट यानी सभी अवयव शून्य हो। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकर्ण के अलावा सभी एलिमेंट, सभी अवयव शून्य हो। जैसे कि मेरे पास ए है ना, ठीक है, ए बी और सी, 0 0 0 0। अब ये मैट्रिक्स मैंने ले ली। अब आप इसको देखो तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो सबसे पहले R1 R2 R3 है ना, तो 3 यानी 3 तो पंक्तियां होगी, C1 C2 C3, 3 कॉलम हो गए, तो 3 into 3 यानी m बराबर किसके हो गया, n के, इसलिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, डेफिनेशन शुरू यहाँ से होगी, ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी। अब मुझे क्या देखना है विकर्ण के लिए, अब विकर्ण के एलिमेंट, तो सबसे पहले इसका डायगोनल बनाइए। तो डायगोनल के एलिमेंट कौन से, ये 3 इसके डायगोनल है, केवल एक ही डायगोनल मिलता है इसमें, है ना, हर बार विकर्ण में। एक ऐसा नहीं हो कि इस तरह से भी बना सके, नहीं, हम किसको डायगोनल मानेंगे, केवल इसी को। तो ए बी और सी इसके क्या है, डायगोनल एलिमेंट है। अब डेफिनेशन हमारी निकल के आती है कि एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट, सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। ठीक है, तो ए बी सी को छोड़कर सभी को शून्य लिखना है। अब मैं जनरलाइजेशन कैसे करूंगा इसका, कि ए आई जे, ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, m इंटू एम, यानी जैसा स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में। ठीक,
अब क्या कहा मैंने कि आई बराबर जे, है ना, आई बराबर जे होने पर ए आई जे डज नॉट इक्वल टू 0, है ना। जहां भी आई बराबर जे है वहां क्या हो, ए आई जे 0 नहीं होगा, और आई डज नॉट इक्वल टू जे तब क्या होगा, ए आई जे क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब या तो इसको लिख लो या नीचे वाली को, तो नीचे वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देना, क्या हो कि आई बराबर जे नहीं होने पर ए आई जे क्या होगा, 0 होगा। देखिए अब आई बराबर जे, देख ये क्या है, इसकी पोजीशन हम देखें, इसकी पोजीशन हमारे निकल के आएगी क्या, ए 1 1, ए 1 1, ठीक है। पहला रो यानी पहली पंक्ति और पहला ही स्तंभ, ठीक है। इसको देखिए A12, इसका A13, इसको A1 A21 A22 और A23, ये आ जाएगी A31 A32 और ये A33, ठीक है। अब देखते हैं क्या कि आई और जे जहां बराबर नहीं है वहां 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो। तो यहां पर पहले वाले में आप देखोगे कि यह आई और जे, है ना, ये आई और ये जे 1 और 1 1 है और 0 नहीं आ रहा, बिल्कुल आई जे बराबर नहीं होने पर क्या होगा, ए आई जे 0 नहीं होगा, ठीक है। और ऐसे ही अब आई और जे, आई कितना है 1 और जे अपना 2, 1 और 2 नॉट इक्वल है तो अपने क्या हो गया, 0 हो गया। इसी तरीके से A13 में आई जे बराबर नहीं है, 0 आ गया, आई जे बराबर नहीं है, 0 आ गया, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। अब बचा क्या, देखो यहाँ I2 J2, आई भी 2 जे भी 2 तो अपना 0 नहीं हुआ। इसी तरीके से I3 J3, आई भी 3 जे भी 3 तो C यानी 0 नहीं होगा। तो ठीक बस यही ध्यान रखना था क्या, कि एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें कि क्या होंगे कि ए बी सी यानी उसके विकर्ण एलिमेंट क्या होंगे, 0 नहीं होंगे, या विकर्ण एलिमेंट के अलावा जो भी अवयव होंगे, विकर्ण अवयव के अलावा जो भी अवयव होंगे वो सब 0 होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये थी डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन। आगे बढ़ते हैं अदिश। अब अदिश से मैं क्या समझूं, अदिश अदिश क्या होगी, मल्टीप्लाई होगा किसी का, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा किसी का। अब इसकी डेफिनेशन कैसे निकल के आएगी, तो वही कि एक ऐसा वर्ग आयु, एक ऐसा वर्ग आयु जिसमें कि डायगोनल एलिमेंट क्या हो, समान हो, यानी विकर्ण अवयव समान हो, विकर्ण अवयव क्या हो, समान हो, ठीक है। विकर्ण अवयव समान हो, साथ के साथ ही ये किसी क्या हो, अदिश, साथ ही किसी अदिश के गुणज के रूप में हो, गुणज के रूप में हो, ठीक है। यानी ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके विकर्ण अवयव समान हो, साथ ही किसी अदिश के रूप में हो। जैसे ए कोई ले लेते हैं, ए, ठीक है, ये कोई ले ली मैंने, ये कर दिया 3 3 3, डायगोनल एलिमेंट लिख दिए मैंने पहले ही, ठीक है। बाकी को कर दिया क्या, गुणा कर दिया, 0 कर दिया, ठीक है। तो यह एक डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। अब इसके क्या है डायगोनल एलिमेंट, इसके डायगोनल एलिमेंट आप देख सकते हैं क्या है, 3 3 3, ठीक है। तो डायगोनल यानी विकर्ण के अवयव क्या हो गए, समान हो गए, विकर्ण के अवयव क्या हो गए, अपने समान हो गए। साथ के साथ ही विकर्ण के अवयव समान होने के साथ क्या हुआ कि यहाँ देखो ये भी किसका मल्टीपल है, 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, यानी समान हो, साथ ही किसी अदिश। अब अदिश क्या हो गया यहाँ 3, तो 3 का क्या हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है। इसको मैं आगे जब हम गुणज के रूप में पढ़ेंगे ना, तो इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, a इक्वल टू 3i, ये केवल याद रखना, अभी आइडेंटिटी नहीं पढ़ी है इसलिए हल्का सा ध्यान रखना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो मतलब कहने का क्या है, अदिश आयु वह आयु होती है, वह वर्ग मैट्रिक्स जिसके विकर्ण अवयव क्या हो, समान हो, है ना, और साथ ही किसी अदिश के गुणज के रूप में। यह इसकी डेफिनेशन हम कहाँ से शुरू कर सकते हैं, विकर्ण आयु से। ऐसा विकर्ण आयु जिसके अवयव क्या होंगे, समान होंगे, और साथ ही किसी, अब समान होंगे तो वो किसी न किसी के गुणज तो होंगे। अगर आप इसको भी ध्यान नहीं रखें तब भी आप अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपनी आती है तत्समक। क्या है तत्समक आयु, आइडेंटिटी
मैट्रिक्स। ठीक, तो आइडेंटिटी को समझते हैं कि आइडेंटिटी, अब यहाँ पर भी डेफिनेशन कहाँ से शुरू करेंगे कि एक ऐसी, या तो विकर्ण से कर दो या अदिश से, है ना। तो मैं विकर्ण से करता हूँ, एक ऐसी विकर्ण आयु जिसके विकर्ण के अवयव क्या होंगे, एक होगा। विकर्ण के अवयव क्या होगा, एक होगा। जैसे ये मैंने एक छोटी सी मैट्रिक्स ले ली 1 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या है, 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। बात मैंने कहा था कि जो भी मैट्रिक्स आएगी वो किसके रूप में आएगी, वर्ग के रूप में। तो वर्ग मैट्रिक्स चल रही है। अब यहाँ विकर्ण के अवयव यानी ये दोनों, और दोनों अवयव क्या है 1 1, यानी आइडेंटिटी, बस तत्समक, है ना। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएंगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे बी को मैंने ले लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ आप देखो तो यहाँ जो इसके वर्ण विकर्ण, विकर्ण कितना है कि तीनों में विकर्ण है 1 1 1, बस। तो 1 1 1 देखते हैं हम, इसको क्या कह देंगे कि यह 3/3 की, है ना, 3/3 इसकी कोटि है। 3/3 की एक क्या है, तत्समक आयु मैट्रिक्स है, तो तत्समक आयु है, ठीक है। इसी प्रकार हम अगर एक का बनाए तो, जैसे एक का बनाओगे आप तो डी, तो डी को एक में तो क्या हो, एक एलिमेंट रहेगा 1 × 1, और यही इसका क्या होता है, विकर्ण होता है। तो अगर सिंगल कॉलम सिंगल रो की अगर कोई मैट्रिक्स बनाएंगे 1 × 1 की, तो उसमें तो केवल एक एलिमेंट आएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार ये दो वर्ग की है, यानी 2/2 की, और इसके अंतर्गत क्या है, दोनों विकर्ण एलिमेंट क्या है, 1 है। इसके 3/3 की, इसकी कोटि 3/3, तो विकर्ण एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट क्या है इसके 1 1 1 है। अब मैंने क्या कहा था इससे पहले कि a = 3i भी लिख सकता हूं। देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है, अदिश में यह विकर्ण एलिमेंट, विकर्ण अवयव जो भी दे रखे हैं वो किसी के गुणज है। तो ये 3 के गुणज है। अगर मैं इसमें से 3 बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या मिलेगी, एक तत्समक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, है ना। और तत्समक को मैं किससे लिखता हूं, हमेशा आई से। आई के साथ यहाँ क्या कर दूं, मैं इसका ऑर्डर लगा दूं, जैसे I1, तो I1 का मतलब क्या होता है, ये डी वाली I1, यानी सिंगल क्या है, सिंगल कोटि की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी के साथ में I2 करूंगा, तो I2 का मतलब हो गया A, यानी टू ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसी तरह से मैं I3 कर दूंगा तो 3 ऑर्डर की, यानी 3/3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सभी में ध्यान रखने वाली बात कि सभी वर्ग मैट्रिक्स में काम आती है। अब आगे पढ़ते हैं शून्य मैट्रिक्स। जैसा नाम वैसा ही इसका काम। क्या होगा कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स हो, यानी कोई भी ऐसी मैट्रिक्स हो जिसके सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, सारे अवयव शून्य हो, तो वो वाली मैट्रिक्स क्या मैट्रिक्स, कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, शून्य मैट्रिक्स कहलाती है, शून्य आयु कहलाती है। जैसे अगर कोई एलिमेंट ले लें a, है ना, 0 0 0 0 0 0। अब इसका ऑर्डर देखोगे आप तो इसका ऑर्डर देखो 1 2 तो रो और 3 कॉलम, 2/3, है ना। पर इसके जो भी एलिमेंट है वो क्या है, सारे 0 है। अगर एक लाइन में इसको लिखना हो तो क्या होगा, aij m × n, है ना, और aij = 0 फॉर ऑल, है ना, ठीक है। यानी किसी का कोई सा भी एलिमेंट इसका उठाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक 0 आएगा। तो इस तरीके से हमें 7 तरह की मैट्रिक्स हमें क्लास 12 में पढ़नी है। पहली स्तंभ हमने देख ली, पंक्ति हमने देख ली, केवल क्या हो, एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ पूरे का आपको। स्तंभ में केवल एक स्तंभ हो तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, स्तंभ मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। यहाँ मैंने 4/1 का लिया था एग्जाम्पल में, कोई सा भी हो सकता है। हमें ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा स्तंभ क्या होगा, 1 होगा। स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से पंक्ति, तो पंक्ति की संख्या क्या होगी, 1 होगी। जैसा यहाँ दिख भी रहा है आपको, पंक्तियों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, है ना। ऐसे आयु जिनमें पंक्तियों की संख्या 1 होगी। वर्ग कब बनता है, जब उसकी आयताकार क्या होंगे, यानी उसके जो परिमाप होंगे, चारों साइडें क्या होगी, बराबर होगी। तो अपना ये अर्ग या आयताकार वर्ग विन्यास जो था, क्रम विन्यास, ये क्रम विन्यास वर्ग की तरफ कब लगेगा, जब इसकी कोटि क्या, कोटि m × n होती है। तो m यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या हो, बराबर होगी, तब जाकर एक आयु क्या होगी, वर्ग के रूप में दिखेगी। उसी को हम क्या कहेंगे, वर्ग आयु कहेंगे। विकर्ण कब, यानी उसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो,
शून्य न हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, शून्य होंगे। तो इस प्रकार से इस तरह की मैट्रिक्स को क्या कहेंगे, विकर्ण आयु कहेंगे। अब विकर्ण, एक ऐसी विकर्ण आयु है ना, यहाँ चल रही है, अब इसी के फॉर्म चल रहे हैं, एक ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें क्या हो, विकर्ण के एलिमेंट नॉट इक्वल टू जीरो हो, नॉट जीरो हो, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऐसी विकर्ण आयु जिसके विकर्ण अवयव समान हो और किसी संख्या के गुणज हो। यहाँ मैंने 3 से कर दिया, आप चाहो तो इन्हें √3 कर दो, तब भी वही है ना, या किसी और संख्या से, कोई सी भी संख्या से जो भी आप लिख सकते हो वो आप लिख सकते हैं, ठीक। और तत्समक ऐसे विकर्ण आयु, ऐसी विकर्ण आयु जिसके विकर्ण के अवयव, इसके विकर्ण के अवयव क्या होंगे, 1 होंगे, हमेशा विकर्ण के अवयव 1 होंगे। और बाकी विकर्ण के आयु की डेफिनेशन लगेगी कि बाकी एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो, यानी बाकी अवयव 0। I2 यानी सेकंड ऑर्डर की, सेकंड वर्ग ऑर्डर की एक मैट्रिक्स, I3 थर्ड ऑर्डर की, और I1 फर्स्ट ऑर्डर की, ऑर्डर कोटि, ठीक है। शून्य, ऐसी मैट्रिक्स जिनके अंतर्गत सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, तो उन्हें हम शून्य मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो ये थी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे पढ़ते हैं इनकी इक्वलिटी के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है अपना, आयु की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस। जैसा लिखा है कि आयु को हम समान कब कहेंगे, तो आप डेफिनेशन देखिए, है ना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस की। आयु को समान कब कहा जाता है, दो आयु हमें दे रखी है, एक तो है ए इक्वल टू, इस आयु यानी ब्रैकेट्स में लिखेंगे और ए आई जे की फॉर्म में, ठीक है। बी हमने दूसरी आयु दे रखी, समान कहलाते हैं यदि, ए पे ना, कब, पहली कंडीशन आप देखो, वे समान कोटियों के होते हैं। पहली कंडीशन है अपने पास कि उनकी जो कोटियां हैं, ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, समान होगा। पहली बात, इनके ऑर्डर पे देखते हैं, अगर ऑर्डर समान है तब क्या कहेंगे कि एक का प्रत्येक, है ना, एक का प्रत्येक बी के संगत अवयव के समान हो। तो मतलब कहने का इतनी सी बात है कि ए का जो प्रत्येक अवयव हो वो बी के समान हो, पर उसके क्या हो, संगत, यानी उनकी स्थिति भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई सी भी स्थिति से कंपेयर कर लें, अर्थात आई जे के सभी मानों के लिए ए आई जे बराबर बी आई जे होना चाहिए, ठीक है। एक उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया जिसमें मैट्रिक्स ए ले लिया हमने 0 1 2 3, ठीक है, और मैट्रिक्स बी ले ली 0 1 2 3, ठीक है। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें हमने सी ले ली 0 1 2 3 और डी ले ली 1 0 2 3, ठीक है। अब इनमें हमें देखना है कि कौन इक्वल है कौन नहीं है। तो बड़े आराम से, पहले तो हमारे पास इक्वलिटी के लिए दो मैट्रिक्स चाहिए, दो मैट्रिक्स यहाँ भी है, दो यहाँ भी है ना, ये उदाहरण एक और ये उदाहरण दूसरा, ठीक है। अब दूसरी बात कि उनकी क्या हो, कोटियां समान हो, तो यहाँ हम ए की देखेंगे तो इसकी क्या होगी 2/2, है ना, और यहाँ हम बी की देखेंगे तो ये 2/2, कोटियां क्या हो गई 2/2 समान, बी की भी 2/2 समान, ठीक है। ए और बी तो समान है, यहाँ सी और डी में भी हम देखेंगे 2/2 और ये भी 2/2, यहाँ भी कोटियां समान है। अब सेकंड डेफिनेशन, सेकंड कंडीशन पे आते हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी के संगत अवयव के समान हो, है ना, यानी ए के सभी अवयव बी के अवयव के समान होने चाहिए पर संगत। जैसे कि यहाँ पहला एलिमेंट है ना, पहला अवयव यानी पहली रो का पहला अवयव, तो यहाँ भी पहली रो का पहला अवयव क्या है, बराबर है ना, 0 बराबर 0। यहाँ पहली रो का यानी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, तो यहाँ भी पहली पंक्ति का दूसरा अवयव बराबर है। यहाँ दूसरी पंक्ति का, अब किस पे आ गई बात, दूसरी पंक्ति का, तो दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव बराबर है। यहाँ दूसरी पंक्ति का और दूसरे कॉलम दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव, यहाँ दूसरी पंक्ति के दूसरे स्तंभ का दूसरा अवयव बराबर है। तब हम क्या कहेंगे, ए बराबर है किसके, बी। ए क्या है, बराबर हो किसके, बी के। इसको हम कह सकते हैं ए बराबर होगा किसके, बी के। मैट्रिक्स को ए बराबर बी लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अवयव क्या थे, 0 1 2 3 4, यहाँ भी 0 1 2 3, ठीक है। अवयव तो समान थे पर कैसे हो, संगत। जैसे कि अब इसमें देखते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ पहला, यहाँ पर जो अवयव हमारे पास है 0 1 2 3, ठीक है, और यहाँ पर भी अवयव क्या है 0 1 2 3, अवयव तो समान है पर संगत,
संगत की तो बात है, संगत अगर समान होंगे तभी हम क्या कहेंगे, समान। तो यहाँ पर तो पहले अवयव यानी पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव जो देखा जा रहा है, यानी इसकी स्थिति क्या है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 0 और यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या है 1, तो ये क्या है, इक्वल नहीं है ना, इक्वल नहीं है, यानी 0 डज नॉट इक्वल टू 1। बस संगत नहीं होने के साथ ही हमारी क्या होगी कि C बराबर नहीं होगी किसके, D के। ठीक है, अब दूसरी तरीके से देख लेते हैं। अगर मान लो हमें कोई दे रखी है ई हमें दे दी कोई अवयव x y z a b c, ठीक है, और एप हमें दे दी दूसरी, इसके मान है 1 2 3 4 5 6, और हमसे कह दिया कि ई बराबर क्या है, एफ है। ई और एफ क्या है, बराबर है। ई और एफ दोनों अवयव क्या है, समान है। तो एक्स वाई जेड ए बी सी का मान बताइए। तो हम अब भी मान जब देखेंगे ना तो संगत देखेंगे, ये पहली रो, ये भी पहली रो है ना, पहला स्तंभ, यानी ये इसका मान कितना होगा, एक्स का मान, तो एक्स का मान में क्या लिख सकता हूँ 1। ऐसे ही वाई का मान 2। तो यहाँ भी हमें जब वैल्यू निकालनी है तब भी हम क्या देखेंगे कि संगत और संगत अवयव उनके संगत के साथ साथ, कि जेड बराबर यहाँ कितना है 3। अब ए का मान देखूं तो ए बराबर 4, बी का मान तो बी बराबर 5, सी का मान तो सी बराबर 6। ठीक है, सी बराबर 6। अगर बराबर दे रखी है तो संगत अवयव को समान करके मान निकाला जा सकता है। अगर समान पूछा है तो हमें अवयव क्या करने पड़ेंगे, संगत अवयव को समान करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान सा टॉपिक। अवयव समान कब होंगे, जब उनकी वैल्यू यानी उनके जो भी मान है वो समान, ठीक है। और संगत यानी उसकी स्थिति के बारे में हमें देखना है, स्थिति पर ही समान होंगी। यहाँ ए और बी को मैंने आपको समान बता दिया, और सी और डी समान क्यों नहीं है, क्योंकि इनके अवयव तो समान हो सकते हैं। आपको ये 0 1 2 3 0 1 2 3 वहां दिख रहा है, पर क्या हुआ, ये हुआ कि ये 0 1 यानी इनकी पोजीशन की वजह से ये समान नहीं है, इसलिए सी और डी भी समान बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये थी इक्वलिटी। इसके बाद एग्जाम्पल देखते हैं इक्वलिटी के, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। यदि दो मैट्रिक्स हमें दे दिए, बीच में क्या है, इक्वल का साइन, यानी ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, हमारे बराबर है, और हमसे पूछा है कि ए बी एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने अभी जस्ट पहले ही पढ़ा है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स यानी आयु को समान कब कहेंगे, जब उनके एक कोई मैट्रिक्स के अवयव समान होंगे बी के साथ, पर संगत अवयव है। ठीक है, तो अब हमें मान निकालने ए बी एक्स वाई और जेड के। ठीक, तो सबसे पहले संगत के लिए देखो, यहां पर बराबर होने के लिए बराबर का चिन्ह दे दिया, फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि 1 2 3 1 2 3 यानी 3 तो पंक्तियां हैं, और 1 2 3 क्या है, कॉलम है। 3 पंक्तियां 3 कॉलम यानी 3/3 है। ठीक है, और उसने दे रखा है, हम चेक भी ना करें तब भी कोई दिक्कत नहीं, पर हमें याद होनी चाहिए कि ये 3/3 की क्या है, ऑर्डर की मैट्रिक्स है, आव्यूह है। ठीक, अब इनके संगत, तो x + 3 है ना, किसके बराबर होगा, 0 के। जैसा दिया गया वैसे लिखते जाओ, x + 3 किसके बराबर है, 0 के। तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ, -3। तो x तो हमें मिल ही गया, x बराबर क्या आ गया, -3। इसी प्रकार z + 4 किसके बराबर है, 6 के। तो z + 4 बराबर 6, तो z बराबर क्या आ जाएगा, 2। z भी मिल गया। 2y - 7 किसके बराबर है, 3y - 2 के। तो ये हो गया अपना 2y - 7 बराबर 3y - 2। ठीक है, अब y को एक तरफ कर लो, z को एक तरफ, तो y को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा y, और 2 इधर आते हैं -5। ठीक है ना, y उधर चला गया और 2 इधर आते हैं प्लस का, तो y बराबर क्या आ गया अपना -5। अब वो और क्या निकालना है, a और b, है ना। तो अब आप देखो a कहाँ है, a यहाँ है, क्योंकि -6 के बराबर है, पर इसमें कोई अवयव छुपा है ही नहीं। अब हमें निकालनी है वैल्यू a की, तो a -1 और किसके बराबर होना चाहिए, 3 के। तो a -1 बराबर हो गया किसके, -3 के। ये उधर जाते हैं प्लस का, तो a बराबर -2 आ गया, बड़े आसान से। ठीक है, अब ए भी हो गया, बी भी हो गया। ठीक है, और यहाँ हमें सी भी दे रखा है, तो सी भी पूछा है इसने, ए बी सी एक्स, है ना। तो ये सी आगे डाल देता हूँ, सी का, तो सी की वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं। तो सी कहाँ है, देखो ये, और यहाँ हमें सी मिल रहा है, तो 2c +
टू, 2c प्लस टू किसके बराबर है, 0 के। तो c का मान रखने के लिए 2c प्लस टू किसके बराबर है, 0 के। ठीक है, तो c 2 उधर जाते ही माइनस का, तो 2c बराबर -2 और c बराबर अपना -1 आ गया। ठीक, अब कौन सा बचा, x y z हो गया, a c हो गया, b बच रहा है ना। तो b देखते हैं b कहाँ मिलेगा, तो एक तो b यहाँ मिल रहा है, b-3। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके संगत, तो 2b प्लस 4, तो लिख दो b-6 b-3 इज इक्वल टू 2b प्लस 4। b को उधर लेते ही ये तो b हो गया, और ये इधर आते ही माइनस का 7 हो जाएगा, तो b बराबर क्या आ गया, -7। तो इस तरीके से हमने सारी वैल्यू निकाल ली, x ये रहा, z ये रहा, y ये रहा, a ये रहा, b रहा, c रहा। ठीक है, क्या किया, संगत एलिमेंट्स की बराबर लिखते ही हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक ठीक इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 5 पे यहाँ हमें दो मैट्रिक्स इक्वल दे दी है ना। अब देखो इधर तो अपने वेरिएबल्स हैं जिनके वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी सी और D का मान क्या कीजिए, इधर से हमें नंबर है और बराबर रखा है तो 2/2 है ना, हमें दिख भी रही है। ठीक, अब निकालते हैं वैल्यू, सॉल्यूशन कीजिए। ये हो गया सॉल्यूशन। सबसे पहले 2a प्लस बी बराबर किसके होगा, इसके पहले एलिमेंट लेंगे, 2a प्लस बी बराबर हो गया अपने पास 4 के। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ वेरिएबल 2 इक्वेशन 1 नहीं निकाल सकेंगे, तो एक और देखते हैं, कुछ और के आगे और कुछ इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। तो हम देखते हैं कि a और b यहाँ पर भी है और यहाँ भी हमारे पास कुछ वैल्यू लिख रही है, तो यहाँ क्या है, a-2b बराबर हो जाएगा, a-2b बराबर हो गया किसके, -3 के। ये इक्वेशन 1 और ये 2 दोनों को सोल्व करते हैं हमें, 2 वेरिएबल और 2 इक्वेशन दोनों को सोल्व करते हैं, a और b दोनों की वैल्यू में हमें मिल जाएगी। कैसे भी सोल्व करो, प्लस a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 प्लस 2b, इसको हम किस में रख देते हैं, इसमें। ठीक है, रखो, तो ये हो जाए अपने पास 2 -3 प्लस 2b और प्लस b बराबर 4। ठीक है, अब b में है इक्वेशन और b की वैल्यू निकालनी है, तो -6। ठीक, और ये हो गया प्लस का 4b और ये प्लस b बराबर 4। उधर जाते ही ये काय का हो जाएगा प्लस का, तो 5b बराबर 10 और b बराबर क्या हो गया 2। अब b बराबर 2 है तो 2 को आप ये देखो, ये 2 इसमें रख दो और इसमें रखते ही अपने पास क्या मिल गया, ये हो गया b बराबर a बराबर क्या हो जाएगा, -3, 2 इंटू 2 यानी 4, तो a बराबर क्या हो गया 1। देखो b और a का तो वैल्यू हमें मिल गया। ठीक है, b बराबर 2 और a बराबर 1। अब आगे देखते हैं c और d की वैल्यू निकालनी। ठीक, अब c और d के लिए देखो, c और d कहाँ है, थर्ड एलिमेंट, फोर एलिमेंट है ना। अगर इसके काउंट भी करें तो ये इसका थर्ड एलिमेंट, फोर एलिमेंट, यानी 5c माइनस डी, 5c माइनस डी किसके बराबर हो जाएगा अपना 11 के, 5c माइनस डी 11 के। ठीक, इसी तरीके से 4c प्लस 3, 4c प्लस 3d ये किसके बराबर हो गया 24 के, है ना। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लो और ये 4 सोल्व करते हैं हमें, और c और d दोनों की वैल्यू मिल जाती है। करते हैं सोल्व। देखो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऐड कर देता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई किया मैंने, ये 3 से मल्टीप्लाई कर दी पूरी, है ना, लिख दिया मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर। तो ये कितना हो गया अपना 13c और ये -3d और ये 33 ऐड कर दिया। ऐड करते चिन्ह चेंज नहीं करने, तो सबसे पहले तो 3d को 3d हट गए, कितना हो गया ये हो गया अपने पास 19c। ठीक है, और यहाँ हमारे पास 7 और 57, तो c बराबर क्या हो गया 3। c बराबर कितना आ गया 3। कोई सी भी एक इक्वेशन में रख दो, मैंने पहले में रख दिया, तो 5c3 माइनस डी बराबर 11, तो 15 और ये हो गए 15 माइनस डी बराबर 11। अब डी को उधर 11 को इधर करते ही माइनस, तो डी बराबर अपने पास 4 आ गया। डी बराबर क्या आ गया 4 आ गया। आप चाहो तो चेक कर करके वैल्यू निकाल सकते हो, जैसे ए और बी हमें मिल गया, तो ए कितना है 1 और बी कितना है 2, तो 1 है ना, 2 इंटू 1 2 और बी 2, तो ये इसकी वैल्यू 2 प्लस 2 4 और देखो यहाँ 4 आ रहा है ना। तो आंसर भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमें सारे वेरिएबल मिल चुके हैं। ठीक है, तो इक्वलिटी वाले क्वेश्चन इस तरह हल करेंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.1 का पहला ही क्वेश्चन। ठीक है, आयु दे रखी है हमें ए,
के लिए ज्ञात करना है। ये अपनी मैट्रिक्स दे रखी है, इसके लिए हमें ज्ञात करना है। पहला कि आयु की कोटि क्या होगी, तो कोटि के लिए हम क्या देखेंगे, पंक्तियों की संख्या और स्तंभ की संख्या। तो पंक्तियां देखते हैं सबसे पहले। एक पंक्ति तो ये है R1, R2 और R3, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या तो हमें मिल गई, और सबसे पहले हम ऑर्डर में क्या लिखेंगे, उसका ऑर्डर पूछा है तो ऑर्डर में हम सबसे पहले लिखते हैं पंक्तियों की संख्या, तो 3 गुणा। अब स्तंभ की संख्या, स्तंभ की संख्या देखिए आप, C1, C2, C3 और C4। स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 4। तो ऑर्डर क्या निकल के आया अपने पास, 3 × 4, ठीक है। ऑर्डर क्या निकल के आया, 3 × 4। अब अगला क्वेश्चन है इसी में, अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। अवयव या तो इन्हें गिन लीजिए, और नहीं गिनना हो तो हमने क्या पढ़ लिया कि जो उसकी कोटि होती है, क्या होती है, m × n, वो किसके बराबर होती है, अवयवों की संख्या के बराबर, अवयवों की संख्या, है ना, ठीक है। और जहां ही हमने क्या कर लिया, m × n निकाल लिया, तो यहाँ m × n क्या है अपना, 3 × 4। तो अवयवों की संख्या कितनी आ गई, 12। कितनी निकल के आ गई, 12। आप गिन लो, 4, 8 और 12, है ना। तो टोटल आपके पास अवयवों की संख्या भी आ गई। थर्ड उसने पूछा है कि ये वाले अवयव ज्ञात कीजिए, जैसे A31, A21, A33, A24, A23, यानी अब स्थिति के संगत निकालना है। जैसे हमने क्या निकाल सकते हैं, AIJ यानी उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति बताता है। I यहाँ स्तंभ की पंक्ति की संख्या, और J अपना स्तंभ की संख्या, यानी रो और कॉलम, ठीक है। तो पहली देखते हैं A31, यानी पंक्ति, पंक्ति कौन सी, थर्ड, तो पंक्ति थर्ड है ना, ये वाली पंक्ति थर्ड, और इसमें पहला एलिमेंट, पहला कॉलम क्या हो गया, √3। तो A31 क्या निकल के आया अपने पास, √3, ठीक है। अब A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ आप देखोगे तो 35, ठीक है। अब A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ ये रहा, -5, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये रही और चौथा स्तंभ ये रहा, कितना आ गया, 12। नेक्स्ट है अपने पास दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति तो ये रही और तीसरा स्तंभ अपने पास ये रहा, 5/2, 5/2, ठीक है। बिल्कुल जैसी थ्योरी पढ़ के आए हैं वैसे ही सवाल आ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी आयु में 24 अवयव है ना, 24 अवयव है, तो संभव कोटियां क्या होगी। यदि इसमें 13 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होंगी। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही है कि यदि किसी आयु में 18 अवयव हैं तो संभव कोटियां क्या होगी, 5 अवयव है तो संभव कोटियां क्या होगी। तो हम जानते हैं कुल अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है, m × n के। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से, है ना। पहले हमें क्या दे दिया, चॉइस दे दिया, तो चॉइस किसका मान है, m × n, यानी कोटि, उसके ऑर्डर m × n के बराबर। अब चॉइस के लिए हम निकाल सकते हैं बड़े आसानी से कि चॉइस के लिए मेरे पास संभव कोटियाँ क्या होगी। तो पहली जो कोटि आती है, मैं एक को घटाता हूँ, एक को बढ़ाता हूँ, चॉइस × 1। दूसरी में आ जाएगा 2 × 12। तीसरी आ गई 3 × चॉइस, है ना, तो 3 का तो मल्टीपल होगा ही नहीं चॉइस, हाँ 3 × 8, सॉरी 3 × 8। नेक्स्ट आ गया अपने पास 4 × 6। अब इससे अगर इसको बढ़ाएंगे तो वापस बढ़ा लो, तो क्या हो जाएगा, अब जस्ट उल्टा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 5 करने 5 का मल्टीपल नहीं है, तो 6 का मल्टीपल 4, तो इसका उल्टा कर लीजिए, 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 1। तो इस प्रकार से संभव कोटियाँ कितनी निकल के आएगी, आप काउंट कर लीजिए। संभव कोटियाँ 1 2 3 4 और 4 ये 8, तो संभव कोटियाँ क्या होगी, 8, ठीक है। बड़े आसानी से निकल गया। अब इसमें प्रकार हमें बताने हो तो इसमें ये तो क्या है, देखो 1 × 24, तो 24 इसमें क्या है, कॉलम, और 1 क्या है, स्तंभ, सॉरी 24 इसके स्तंभ और 1 क्या है, पंक्ति। तो ये तो हो गई पंक्ति मैट्रिक्स, और यही अपने 24 × 1 क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब अगला क्या देखना था, 13। तो 13 तो हम जानते हैं कि एक अभाज्य संख्या है,
और एक अभाज्य संख्या के कितने गुणज हो सकते, कितने फैक्टर हो सकते हैं? 2, कि 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1 ही इसकी ऑर्डर बन पाएगा। इसकी कोटियाँ कितनी बन पाएगी? 2। तो इसकी कोटियों की संख्या कितनी आ गई? 2। इसमें कोटियों की संख्या कितनी आई? 8। अब बात आती है 18 की। क्वेश्चन नंबर 3 का ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए 18 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ? तो सबसे पहले 1 इंटू 18, ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं तो 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 4 का मल्टीपल नहीं है, 5 का नहीं है, 6 का नहीं है, क्योंकि जो भी नंबर आएंगे वो नेचुरल नंबर रहेंगे, है ना। अब इसी का उल्टा हो जाएगा तो 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और 18 इंटू 1। तो संभव कोटियाँ कितनी आ गई? काउंट कर लीजिए, संभव कोटियाँ कितनी आ जाएगी? काउंट करने पर हमारे पास 3 इधर यानी 6। संभव कोटियाँ कितनी हो गई? 6। ठीक है, एक और लास्ट देख लीजिए 5। तो 5 भी अगेन हमारे पास एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या। इसके क्या गुणज हो सकते हैं कि 1 इंटू 5 कर लो या 5 इंटू 1 कर लो। तो संभव कोटियाँ कितनी आ जाएगी? यहाँ आ गए अपने 2। देखिए बड़े आराम से तीनों क्वेश्चन हल हो गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक 2/2 की आयु है जो कि हमें दे रखी है a बराबर aij की रचना करनी है, ठीक है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार प्रदत्त है, ठीक, और उसके अवयव हमें इस प्रकार से दिए गए हैं। तो हम जानते हैं 2/2। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि 2/2 के अवयव किस तरह से लिखे जाते हैं कि वो अगर a है a 1 1 है ना, पहला एलिमेंट 2/2 यानी 2 रो और 2 कॉलम यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो 1 1, दूसरा 1 2 2 1 2 2, है ना। तो i की वैल्यू 1 2, i की वैल्यू 1 2, j की वैल्यू 1 2, है ना। तो i की वैल्यू सबसे पहले क्या, कौन सा एलिमेंट निकालते हैं? जैसे पहले वाले को सोल्व करते हैं हम, सॉल्यूशन। सबसे पहले a11 निकालो, तो i की वैल्यू, यहाँ i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1, ठीक है, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1। इसके मान रखने का इसमें, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 का स्क्वायर बटे 2, क्या हो गया? 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2। तो a11 क्या निकल के आ गया अपने पास? 2, है ना। यहाँ लिखते हुए जाओ क्या निकल के आ गया? 2। ऐसे ही 1 2 1, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, है ना। लिखो तो लिख लो, एक में तो लिख लो, तो बाद में डाइट कर सकते हो। ये हो गया j की वैल्यू 2। तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर, यही होगा ना, 1 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 1 प्लस 2 का स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 क्या निकल के आया? 9/2, 9/2। 1 2 निकल आता है ना, यहाँ नहीं है, कौन सा निकल आता है? ये 1 2, तो 9/2, ठीक है। अब निकालते हैं 2 1, 2 1। अब यहाँ क्या हुआ? i की वैल्यू 2, j की वैल्यू 1, तो i की वैल्यू तो 2 और j की वैल्यू 1, है ना। तब भी क्या होगा? 2 प्लस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 9/2, तब भी क्या निकल गया है? 9/2। लास्ट है अपने पास a22, a22 यानी i की वैल्यू भी 2, j की वैल्यू भी 2, तो i बराबर 2 और j बराबर भी 2, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 2 यानी 4 का स्क्वायर 16, 16 डिवाइड बाई 2 यानी 8, क्या निकल के आया? 8। तो पहली मैट्रिक्स हमारी बन गई। ठीक इसी तरीके से अगली बना लेते हैं मैट्रिक्स, है ना। ये लो, अभी तो खाली मैट्रिक्स है। पहले किसकी वैल्यू? a11, 1 और 1, 1/1 डिवाइड 1, 1 1 की वैल्यू 1, है ना। अब तो डायरेक्ट मान रखने हैं ना, a11 1/1 डिवाइड बाई 1, ठीक है। ऐसे ही a12, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, यहाँ लिख लो बोला i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2, ठीक है ना। क्या हो गया? 1/2, 1/2। ठीक इसी प्रकार से a21, तो i की वैल्यू अब कितनी हो गई? 2 और j की वैल्यू 1 यानी 2, ठीक है। अब a22 तो क्या हो जाएगा? i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी 2 यानी 1, 1, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास अब aij, वही मैट्रिक्स वापस a ले लो,
ये हो गई अपनी। तो सबसे पहले A11, तो अब यहाँ क्या करना है, आई की वैल्यू अपने पास है 1 और जे की वैल्यू भी 1। कैसे निकालेंगे, तो 1 + 2 × 1 यानी 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो क्या निकल गया है 9। 2 का स्क्वायर 9, मतलब 1 + 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 क्या निकल गया है 9/2। अब A12 यानी पहली रो सेकंड एलिमेंट, तो आई की वैल्यू तो क्या हो गई अपने पास 1 और जे की वैल्यू 2। कैसे आएगा, तो देखो आई की वैल्यू तो 1 है तो आई है, और 2 × 2 4, 2 × 2 4 का स्क्वायर कितना हो गया, तो ये हो गया 5, 5 का स्क्वायर 25 और 25/2, तो ये हो जाएगी 25/2। बड़े आसानी से हो रहे हैं देखो। अब अपने पास A21, तो आई की वैल्यू तो 2 और जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1 है ना। तो आई तो 2 और जे यानी 2 × 1 2 डिवाइड स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 को हाफ कर दो 8, 8 ठीक है। लास्ट एलिमेंट कौन सा बच रहा है अब, 822, 822, तो आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू भी 2, आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू भी 2 ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये अपने पास, आई की वैल्यू 2 तो 2 और जे की वैल्यू 2 × जे है ना, तो 2 2 4 डिवाइड स्क्वायर डिवाइड बाई 2, देखो 6, 6 का स्क्वायर 36 और 36 का हाफ 18 ठीक है। तो लास्ट एलिमेंट क्या निकल गया है 18। देखिए 3 हो गए, हमने क्या बना दी, मैट्रिक्स बन गई बड़े आसानी से। आई जे की वैल्यू हमें मिल रही थी और वही हमने फंक्शन में रखी, एक तरीके से ये हमारी इक्वेशन फंक्शन ही तो है, इसमें रखकर हमने एलिमेंट की वैल्यू निकाल ली ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 को किया है, हम लोग कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। बस यहाँ क्या दी थी, अब हमने जो मैट्रिक्स है वो दे दी 3/4 की ठीक है। तो ए हमारे पास क्या है, A i j है और इसका ऑर्डर है 3/4। अब देखो 3/4 की एक मैट्रिक्स बनाता हूँ सबसे पहले, है ना। ये लो एक पहले तो आयताकार क्रम बना लिए ठीक, ये 3 × 4। अब हमारे पास 3 तो क्या है, रो है, यानी पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और कॉलम कितने हैं 4 है ना। तो पंक्तियों की संख्या 3, तो A1 A2 A3 है ना। पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, तो यानी एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति है ना। और कॉलम कितने हैं 4, तो कॉलम A11 है ना, तो A12 A13 और A14 देखो। अब बना लो 2 से, तो 21 A21 तो ये 22 और 23 24। अब ये 3 से, तो 31 32 33 34 देखो। अब आप देख भी सकते हो रो R1 R2 R3 ठीक है, C1 C2 C3 C4, 4 रो बन गई। अब हमें मान निकालने हैं, तो यहाँ जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं उन सबके मान निकाल लें। तो सबसे पहले शुरू कर देते हैं हम A11। अब I = 1 J = 1 ठीक है, डायरेक्ट मान रखूंगा। अब 1/2 तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई होते ही और प्लस का 1 क्या निकल के आएगा, माइनस का 2 माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 2/2 1 ठीक है। नेक्स्ट A12 1/2 1, ये तो 1 ही चल रहा है तो ये तो माइनस का 3। अब J क्या हो गया अपना 2, तो प्लस का 2 निकालेंगे बाहर, तो 1/2 A13 1/2 माइनस का 3 ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया 3, तो ये प्लस का 3 और ये हो जाएगा 0 और ये लास्ट है 14, तो 1/2 यहाँ तो अपने पास है माइनस का 3 और ये प्लस का 4, प्लस बाहर निकलेगा तो 1/2 ठीक है। तो ऊपर के चारों एलिमेंट तो हमें मिल गए, कितना है 1 1/2 0 1। अब नेक्स्ट निकालते हैं आगे, एक तो ये निकाल लेते हैं, ये 1 2 1 है ना, 2 1 आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 1, तो 1/2 ठीक है हाफ इन। अब देखो 2 1 तो 2 × 2 -3 6
ये माइनस का 6 और ये प्लस का 1, बाहर निकलते ही माइनस का 5 बाहर निकलते ही 5, क्या हो जाएगा 5/2, a2, अब 1, ये माइनस का 6 चलेगा ऐसे ही, प्लस का 2, अब बाहर निकलते ही 4, 4/2, 2, a23, 1/2, माइनस का 6 प्लस का 3, तो 3/2, a24, 1/2 है ना, 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4, -4 -2 मॉडुलस से बाहर निकलते ही ना प्लस, और प्लस का 2/2 1, ठीक है। लास्ट एलिमेंट मतलब लास्ट रो के एलिमेंट, तो a131, 1/2, देखो 3 इंटू आई है ना, 3 इंटू आई तो -9 और प्लस का 1, 8 माइनस का 8, -8 को बाहर निकालते 8, तो यह हो गया अपना 4, a32, 1/2 -9 प्लस 2, सॉल्व करते हैं हमारे पास 7/2, a33, 1/2 -9 प्लस 3, ये मोड का मोड, ठीक, बाहर निकल ये -6 बाहर निकलते 6, 6/3 3, और a34, 1/2 माइनस का 9 और ये हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का 5, तो 5/2, ठीक है। तो ये वाली हमारी मैट्रिक्स की क्या निकल के आएगी वैल्यूज। अब आप इनको एक इस मैट्रिक्स में रख दो और हमारी वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ रखें, जैसे ए है ना, तो ए का यहाँ बना लेते हैं, मिटा देंगे फिर, है ना, इस वाले सवाल करेंगे उसके पहले मिटा देंगे। तो ए क्या निकल के आई है अब हमारे पास, ए निकल के आई है, सारे एलिमेंट लिख दो, 1 1/2 0 1/2, 1 1/2 0 1/2, ठीक है। और इसके आए 5/2 2 3/2 1, 5/2 2 3/2 1, ठीक। और इसके आए 4 7/2 3 5/2, 4 7/2 3 5/2, तो ये ए क्या आती है हमारी, ये है, निकल गई। ठीक इसी तरीके से हमें क्या करना है, ए आई जी यानी 2i माइनस जे में वैल्यू रखनी है, तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी करके सोल्व करते हैं। चलो, इसमें कोई कैलकुलेशन आसान है, तुरंत हो जाएगी, तो इसको यहीं कर देते हैं। जैसे पहला ही एलिमेंट निकालना है a11, है ना, यही एलिमेंट निकालने, a11 i1, तो 2 माइनस 1 1, a12 2 माइनस 2 बराबर 0, a13 तो 2 माइनस 3 बराबर माइनस का 1, और a14 तो 2 माइनस 4 बराबर माइनस का 2, बड़े आराम से निकल गया। a21, ठीक है ना, a21 i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1, तो i की वैल्यू 2 इंटू 2 4, तो 4 माइनस 1 बराबर 3, a22 तो 4 माइनस 2 बराबर 2, a23 तो 4 माइनस 3 बराबर 1, a24 तो 4 माइनस 4 बराबर 0। लास्ट रो यानी अंतिम पंक्ति 31, तो a31 बराबर क्या हो जाएगा, तो a31 हो जाएगा अपना 3 इंटू 6 माइनस 1 बराबर 5, a32 तो 6 माइनस 2 बराबर 4, a33 तो 6 माइनस 3 बराबर 3, और a34 6 माइनस 4 बराबर 2, हो गया, ये वैल्यू निकल गई। आप चाहो तो अब इसकी बना लो, ए मैट्रिक्स जो भी बनेगी क्या है, पहली पंक्ति 1 0 -1 -2, है ना, दूसरी पंक्ति 3 2 1 0, फोर्थ पंक्ति 4 4 5 4 3 2, ये लो। तो बड़े आसानी से फंक्शन हमें दे रखा था, फंक्शन की एक इक्वेशन थी, उसमें मान रख के हमने सारी वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्नलिखित समीकरणों से x y z के मान ज्ञात करना है ना। ये समीकरण है, मतलब a मैट्रिक्स b मैट्रिक्स के बराबर है, इस तरह की हमें समीकरण बना के दे रखी है। तो हमें इन्हें एग्जाम्पल पे भी हम सोल्व की थी, बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ सोल्व करनी है। जैसे पहले का सोल्यूशन करते हैं, संगत एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे, है ना। तो देखो यहाँ क्या निकालना है, सबसे पहले x को निकाल लेते हैं। तो x, अब x का संगत एलिमेंट क्या है 1, तो x बराबर 1, एक ही लाइन में मान आ गया। इसी तरीके y का संगत 4,
तो y बराबर 4 और z बराबर, तो z का संगत देख लेते हैं 3। बड़े आसानी से निकल गया। ठीक है, अब यहाँ थोड़े x प्लस और y 5 प्लस जेड यानी इक्वेशन के फॉर्म में दे देंगे, तो इक्वेशन के फॉर्म में निकाल लेंगे। जैसे x प्लस वाई बराबर कितना है 6 है। अब एक इक्वेशन दो वेरिएबल नहीं निकल पाएंगे, कुछ और देखते हैं। तो देखो यहाँ भी क्या है, एक्स वाई दे रखा है और यहाँ 8, एक्स वाई दे रखा है कितना 8 के बराबर। अब हम जानते हैं कि एक्स वाई 8 के बराबर है और जोड़ने पे कितना आ रहा है 6, तो जोड़ने पे 6 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मतलब या तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ रख दूँ तो एक क्वाड्रेटिक मुझे मिल जाएगी, क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं मिल जाएगा। अगर वैसा नहीं करें तो हम एक एजप्शन भी ले सकते हैं, क्या कि यहाँ से एजप्शन लेने में पर यह है कि फिर दोनों तरीके से लेना पड़ेगा, पर हम डायरेक्ट एजप्शन ये ले सकते हैं। देखो कि x और y का जोड़ने पर 6 आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पर तो x बराबर में 2 रख दूं और y बराबर 4 है ना, तब भी क्या आ रहा है 8 आ रहा है। ठीक, पर अब एक y बराबर 2 रख दूं और x बराबर 4 तब भी क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो आप अगर डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हमें दे रखा है कि एक्स वाई जेड नेचुरल नहीं है, कुछ कंडीशन नहीं है, तो हमें यहाँ क्वाड्रेटिक की बनानी पड़ेगी, है ना। तो आप क्वाड्रेटिक से आंसर निकाल सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या करूँ मैं, x की वैल्यू इसमें रख देता हूँ। तो यहाँ से x बराबर क्या हो गया 6 माइनस वाई, है ना। अब ये वैल्यू इसमें रख देते हैं 6 माइनस वाई, तो x बराबर 6 माइनस वाई इंटू वाई और बराबर कितना हो गया 8, है ना। सॉल्व करते हैं तो ये हो गई अपने पास 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये सभी को उस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। तो ये हो गया अपना वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक अब निकल जाएगा। गुणा करने पर गुणा करने पर 8, जोड़ने पर 6, तो वही हो गया कि वाई स्क्वायर, है ना। तो ये 4y माइनस 2y प्लस 8। ठीक, कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया y माइनस 4 और ये माइनस 2 कॉमन लेने पर y प्लस 4, और इसी को सोल्व करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और y की वैल्यू 4, और इसको रखते ही x बराबर क्या हो जाएगा 4 और x बराबर 2। ठीक है, जैसा डायरेक्ट अगर वैल्यू निकाली थी ना वो निकली थी, वही हमारे पास निकल के आ गई। ठीक, अच्छे से सोल्व करिए, ये आपका काफी पुराना बेसिक कंसेप्ट है तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर ये देखो, ये इसके बराबर, अब यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड 3 एलिमेंट दे रखे हैं, और इसकी अगर कोटि देखो तो आप क्या है 3 इंटू 1, और इसकी देखोगे तो 3 इंटू 1, यानी ये x प्लस वाई प्लस जेड है, एक सिंगल एलिमेंट है ना। तो सबसे पहले जैसा दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो गया क्या 9, और x प्लस जेड बराबर कितना है 5, और y प्लस जेड बराबर कितना है 7। ठीक है, अब थोड़े स्पेस बना लेते हैं। अब इसमें देखो ये भी जेड बराबर, ये भी जेड बराबर, है ना। तो इससे या फिर x प्लस जेड को क्या रख दो और जेड रख दो 5, तो x जेड का मान इसमें रखो, क्या हो गया y प्लस, अब x प्लस जेड बराबर 5 बराबर 9, तो y बराबर कितना आ गया अपने पास 4। अब y प्लस जेड रख दो, तो y प्लस जेड रखते ही यहाँ हो गया x प्लस वाई प्लस जेड रख रहे हैं ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में थर्ड से, तो ये 7 बराबर 9, तो x बराबर कितना हो गया 2, और 2 और 4 क्या रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, तो 2 4 6 और जेड बराबर 6 उधर जा रही 3। ये ली, बड़े आसानी से निकल गए तीनों वैल्यू, है ना। इसको देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ हमें समीकरण दे रखी है a माइनस बी बराबर, मतलब ये a बराबर b है। अब ये भी 2/2 है, ये भी 2/2, और ABCD के मान निकाल लें, जैसा एग्जाम्पल किया था बिल्कुल वैसा ही है। तो सबसे पहले a माइनस बी बराबर कितना है -1 है, और 2a माइनस बी बराबर कितना है 0 है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे आ जाएगा। इसको नेगेटिव कर देता हूँ मैं, घटा देते हैं, तो ये प्लस बाकी सब नेगेटिव, है ना। इक्वेशन 1 डाल लो, 2 b से b कट गया, अपने पास -a बराबर -1, तो a बराबर क्या हो गया 1। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, a बराबर 1, तो मान लो पहली इक्वेशन में रखेंगे तो b बराबर क्या आ जाएगा
तो बी उधर और ए इधर, तो ए और बी, तो ए बी बराबर कितना हो गया 1, है ना, ये उधर गया इधर आया 2। चेक करके देख लीजिए कि ए है ना 1 माइनस 2 माइनस 1 आ गया ना, ए बराबर 1 बी बराबर 2। इसमें देख लो बोले 2 इंटू 2 1 2 और 2 2 0, 2 माइनस 2 0। ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं सी और डी के लिए। तो 2a का तो पता है मुझे, है ना, 2a प्लस सी बराबर 5, पर a का वैल्यू मुझे पता है क्या है 1, तो 2 प्लस सी बराबर 5, तो सी बराबर क्या हो गया 3, सी बराबर 3, 2 प्लस 3 बराबर 5 हो गया। ठीक, ऐसे ही लास्ट आ जाएगा 3c प्लस डी, 3c प्लस डी बराबर क्या है अपने पास 13। ठीक है ना, अब c की वैल्यू मुझे पता है, तो 3 इंटू 3 9 और d 13, तो d बराबर क्या आ गया, तो d बराबर अपने पास 13, 9 घटा दो 4, d बराबर 4। देखो कंपेयर करने थे एलिमेंट्स हमने निकाल दिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 और 7 अपना कंप्लीट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, ऑप्शनल क्वेश्चन है। अब 8 9 और 10 तीनों को कर लेते हैं। जैसे ए कोई ए बराबर दे रखा है हमें, ए आई जी एम इंटू एन एक वर्ग आयु है, तो थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं अगर वर्ग आयु है तो एम और एन में क्या रिश्ता रहता है, क्या रिलेशन रहेगा कि एम बराबर एन होता है। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बड़ा सीधा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, एक्स तथा वाई के किन मानों के लिए आयु निम्नलिखित युग्म समान होंगे। तो निकाल लेते हैं कि 3x प्लस 7 बराबर किसके 0 के, तो एक इक्वेशन निकल के आती है 3x प्लस 7 बराबर 0, पर मुझे यहाँ भी x दे रखा है तो मैं इसको भी देख लेता हूँ। क्या है कि 2 माइनस 3x बराबर कितना है, 2 माइनस 3x बराबर कितना है 4, है ना भाई। 3x माइनस 7 बराबर तो होता है 0, कर दिया। 2 माइनस 3x किसके 4 के। अब मैं यहां से x की वैल्यू लूंगा तो x बराबर हो गया, x बराबर मेरा -7/3, और यहां से मैं x की वैल्यू लूंगा तो देखिए ये इधर आ गया, ये इधर, और ये हो गया 6, तो x बराबर क्या निकल गया है 2, और एक तो गड़बड़ हो गई, है ना, x -2 है ना, x बराबर 2। यहां से निकल के आएगा, देखिए 3 उधर चल गया प्लस में, ये इधर आता है माइनस में, है ना, तो ये हो गया 6, x बराबर 2। ठीक है, अब देखते हैं। तो हमें देखने से पता चल रहा है कि यहाँ x के दो अलग अलग मान है ना भाई। x बराबर क्या है 7/3 भी है, और 7/3 को इसमें रख दूंगा तो ये गड़बड़ हो जाएगी, और x बराबर 2 अगर इसमें रख दूं तो ये गड़बड़ हो जाए। तो मेरे पास ऑप्शन निकल के आएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि x के दो वैल्यूज हमें मिल रही है। ठीक है, और नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसे हल्का सा सही कर लेंगे हम, यहाँ 2 नहीं है, ये इधर जाते ही माइनस प्लस है ना, तो 2 माइनस 4 बराबर 3x, तो x बराबर हो गया -2/3। अलग अलग मान आ रहे हैं, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज कंप्लीट भी हो जाएगी हमारी इसके साथ ही, कि क्या है कि 3/3 की ऐसे अवयवों की कुल संख्या, यानी टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछा है ना, अवयवों की कुल संख्या जिसके अंतर्गत हमें जो अवयव दे रखे हैं ना, कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 और 1 है ना। जो अवयव हमें उनमें रखने हैं वो कितने हैं, या तो 0 होगा या 1 होगा, इनके अलावा कोई अवयव नहीं लेना। तो ऐसे में हमें जब भी ऐसा सवाल मिलेगा तो हमें ध्यान रखना है कि ऑर्डर किस ऑर्डर की मैट्रिक्स 3/3, तो टोटल नंबर कुल अवयव कितने आ जाएंगे, कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या हमारी निकल के आती है 3 इंटू 3 यानी 27, पर ये तो क्या है कुल अवयवों की संख्या है, सॉरी 9, 3 इंटू 3 9 है ना, ये तो क्या है कुल अवयवों की संख्या है। इसने क्या पूछा, कुल ऐसे अवयवों की अवयव यानी मैट्रिक्स की संख्या ही पूछ ली सीधी, कैसे कितनी मैट्रिक्स में बना पाऊंगा। तो डायरेक्ट कितने अवयव कितने अवयव दे रखे 0 और 1, यानी काउंट करेंगे तो गिनती में कितने निकल आएंगे 2, यानी 0 भी ले सकता हूँ 1 भी ले सकता हूँ, तो 2 है ना। और कितने अवयव लगाने, तो उसको लगा दो आप पावर में, तो 2 की पावर 9 हमारा क्या निकल के आता है आंसर।
तो 2 की पावर 9 क्या हो जाएगा, 512। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ हमारी जो प्रश्नावली 3.1 है वो कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारे सवाल अच्छे लगे होंगे, थ्योरी वगैरह सब अच्छे से समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी ये क्लास उनके लिए भी लाभप्रद हो। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए धन्यवाद, थैंक्स।